तो प्यारे स्टूडेंट 11वें प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो आपकी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का ये 11वां प्रश्न है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन बैंक में और जैसे तैसे दिया हुआ था, तो ये हमारे हिसाब से 11वां प्रश्न है। और ये प्रश्न कहता है कि समीकरण x प्लस में 1/x बराबर 3 है, तो इस x का मूल क्या क्या है। जहाँ बोल दिया कि x का मान कभी भी 0 नहीं होगा, अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आगे अगर हम इसका सोल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं, जो दिया गया समीकरण है हम बार बार कहते हैं सबसे पहले हल करते समय दिए गए समीकरण को लिखें। तो दिए गए समीकरण है, आप इसको देख सकते हैं एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक से भाग लेंगे एक्स बार में, एक्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इस तो सेम टू सेम एक ही लिखा जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 3x, और अगर 3x को इधर लाते हैं ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इस प्लस को आगे लिख लेते हैं बराबर 0। अब बताएं कि ये गुणनखंड विधि से कभी टूटने वाला है। अब ऐसे प्रश्न को आप बना के आगे गुणनखंड विधि से सोचें तोड़ने के लिए, तो टूटेगा नहीं। तो इसके लिए किसका सहारा लेंगे, तो द्विघात सूत्र से। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि इसको गुना करते हैं तो 1 गुने 1 ही होता है, और 1 का फैक्टर केवल 1 गुने 1 होता है। इसको जोड़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, जोड़ते हैं तो 2 आता है, यहाँ 3 है, तो 3 टूटेगा ही नहीं। तो आगे हम द्विघात गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाएंगे, तो चलिए आगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a है, b की जगह कितना है -3 है, c की जगह कितना है 1 है। तो आगे हम ऊपर से यहाँ लिख लेते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से मूल यानी x बराबर आपको बताया गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में होगा 2a। तो x बराबर माइनस बी की जगह -3 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 गुने 1 गुने 1, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2a, 2 गुने 1। आगे अगर देखते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और +3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -4, क्योंकि 4 से गुना करते हैं एक तो उतना ही हो जाता है। आगे देख लेते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा तो अंडर रूट 5 बट्टे में 2। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आगे ये टूटने वाला नहीं है। यानी 11वें प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार है। तो प्यारे बच्चे, आज का 12वां सवाल है। 12वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है, तो कहता है उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, और ऐसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत ये भी प्रश्न ईजी है। बस इसके स्टेटमेंट को समझने पर दिक्कत है कि आप कितना जल्दी इसके कथन को समझ पाते हैं कि वो कह क्या रहा है। सबसे पहले आप ये समझे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या को गौर से देखें तो इन सारी संख्याओं में +1 होता है। कितनी होती है, +1। यानी प्लस करते हुए एक के बाद अगर दूसरी संख्या लिखना हो तो उसमें एक जोड़ के लिखेंगे। कितने जोड़ेंगे, एक जोड़ते हैं। अब एक जोड़ने के बाद अगली संख्या प्राप्त होती है। तो जब भी प्राकृतिक संख्या में कहते हैं तो मान लेते हैं पहली प्राकृतिक संख्या, 2 बुलाए ना, तो माना इसमें लिखते हैं, माना पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृत संख्या कितना है, x। तो हमने अभी आपको बताया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को अगले पद प्राप्त करने के लिए उसमें एक प्लस करना पड़ता है। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, x + 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक चाहिए। देखिए जैसे हम के लिखे 1 2 3, अब अगली प्राप्त करने के लिए 4। देखिए इसमें कितना प्लस हुआ 1, इसमें कितना प्लस हुआ 1, इसमें कितना प्लस हुआ 1। अगली संख्या में +1 होगा तो 5 हो जाएगा, अगली संख्या में +1 होगा तो 6 होगा। कहने का मतलब अगर एक हम प्राकृतिक संख्या x माने हैं तो अगली प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो इसलिए हम दूसरी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। दूसरी प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं कितना है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना है, x + 1। दूसरी प्राकृतिक संख्या 1+। और आगे देखिए दोनों लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या है, गुणनफल। तो प्रश्न के हिसाब से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ये दोनों के गुना करने पर यानी x गुने x + 1 करने से हमारे पास कितना आता है, तो 20 आता है। दोनों का गुणनफल कितना है, 20। x गुने x आप करते हैं तो ये हो जाता है x² प्लस में इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है x, और इस 20 को इधर ला लेते हैं तो हो जाता है -20 बराबर में इधर क्या बचता है 0।
अब ये क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गया, तब सबसे पहले एक इसको गुना करके गुणनखंड विधि से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 1 गुने 20 कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि -20 है तो -20। 20 का फैक्टर होता है 5 चौके 20 और फिर 10 दूनी 20। इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होता है। और आप देखिए तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, बीच में जो 1 लाना है वो 1 आ गया। इसका मतलब एक 5 और दूसरा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन ध्यान रहे प्लस में, तो प्लस में कब आएगा, जब बड़ी संख्या ई रहेगा और इसको माइनस करेंगे, तो अब प्लस माइनस घट के +1 बचेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होगा 5x और माइनस में कितना होगा 4x और फिर माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। इनमें देखते हैं तो x कॉमन होता है तो x प्लस कितना होगा 5। इनमें -4 कॉमन होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 5। माइनस कॉमन हुआ प्लस हो गया। आगे देखते हैं, इन दोनों में से एक लिखते हैं तो x प्लस 5 और फिर x माइनस 4 बराबर 0। आपको फिर बताया गया है x, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो आगे क्या है, तो आगे हम लिखते हैं x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 और फिर x बराबर कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा +4। और आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती है, माइनस नहीं होगी, या जैसा कि हम यहाँ लिख चुके। तो x बराबर ही 5 कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसका आंसर हमारे पास यानी x का मान 4 संभव है, इसलिए आगे लिख सकते हैं। इसलिए पहली प्राकृत संख्या x और x बराबर कितना है 4। दूसरी प्राकृत संख्या अगली प्राकृतिक संख्या में x प्लस 1 था। तो आगे देखते हैं तो x की जगह कितना आया 4, तो उसमें 1 जोड़ते हैं तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना होगा 5 होगा। इस तरीके से दोनों प्राकृतिक संख्या अगर हम बात करें तो एक 4 और दूसरा क्या है 5 है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यानी तो वो 13वां सवाल कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है, क्या पता है। दो संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा, एक संख्या और उसको उल्टा करके जोड़ने पर और दोनों संख्या के जोड़ने पर हमारा आंसर आता है 10/3। इसको कहता है वो संख्या है, जो संख्या क्या है वही संख्या ज्ञात करें कहता है। कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, उल्टा करके जोड़ते तो आता है 10/3। तो कहता है वो संख्या क्या होगा। तो हम आगे हल लिखते हैं। सबसे पहले में कि मान लेते हैं कि वो संख्या x है, माना संख्या बराबर x, तो व्युत्क्रम, इसलिए इसका व्युत्क्रम संख्या बराबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखते हैं। एक संख्या है और इसके व्युत्क्रम, इसी का व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे ये संख्या है, अगर इसकी व्युत्क्रम देखते हैं तो 1/3 हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब है उसमें एक में उसमें भाग देते, तो एक में अगर हम इसको भाग देते हैं तो 1/x हो जाता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 10/3 आता है। और आगे आपको एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से ये हो जाता है x, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 10/3। अब अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 3 और फिर इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 10x। इन 10x को इधर ला लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 3 बराबर में 0। इस 10x को इधर लाए माइनस में, इक्वेशन बनाने के लिए हमने 3 को बगल में कर दिया। और अगर आगे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा टूटेगा तो ये 3 को गुना करते हैं, 3 3 9 हो जाता है और 9 का फैक्टर 2 होता है, 3 गुने 3 और एक होगा 9 गुने 1। 9 गुने 1 तो भी फैक्टर है, 3 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, घटने पर 0 आता है, यानी ये कभी काम नहीं आया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आता है, जो कि सही है। तो आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर, इसको लिखते हैं -9x और माइनस में चूँकि दोनों के दोनों क्या होगा माइनस में, यानी 3x और x, एक को नहीं लिखा जाता है तो x और प्लस में 3 बराबर में 0। ये दोनों में देखते हैं तो 3 कॉमन आता है, यहाँ लिखते हैं आगे। तो आगे अगर हम देखते हैं तो ये 3 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x माइनस 3 3 9। और ये दोनों में कितने कॉमन है तो -1 कॉमन है, तो -1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3 और बराबर में 0। इन दोनों में से एक ठो लिख लेते हैं तो x माइनस 3 और फिर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर x बराबर देखते हैं x माइनस 3 बराबर तो ये हो जाएगा 0 और फिर
यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर कितना होगा तो +2। यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा, फिर x बराबर कितना होगा 1 बटा 2। अतः आप कह सकते हो जो संख्याएँ संख्या बराबर कितना है, ये है x और x बराबर कितना है 3। सही आंसर हो जाएगा 3 क्या है आपका सही प्रश्न आंसर है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर कितना है 3 है। चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं। तो वो प्यारे स्टूडेंट 14वां सवाल जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। फिर से वही बात है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो हमने आपको बताया लगातार तभी होता है एक प्लस होता है। अगर हम एक को के एक मानते हैं तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगला धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए हमें x + 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल में कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है x। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर में x प्लस कितना कर दें 1 कर दें। हमें कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है तो 365 है। हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना तो अगली प्राप्त करने के लिए x में 1 जोड़ दिए यानी x + 1 बन गया। तो प्रश्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न दोनों के वर्ग यानी x² और फिर 1 + x के स्क्वायर करते हैं तो आता है 365। अगर आप इसको देखें तो ये है a + b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 गुने x गुने 1 बराबर 365। आगे लिख लेते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये दोनों जोड़ते हैं तो हो जाता है 2x बराबर 365। अगर इस एक को उधर भेज देते हैं या सबको इधर ला लें तो हो जाएगा 2x² और फिर प्लस में 2x प्लस में 1 और फिर ये घट जाएगा 365 हो जाएगा। ये प्लस में था इधर आके एक में से 365 जाएगा तो 2x² और प्लस में 2x एक घट के बचेगा 364 बराबर में 0। आप अगर गौर से देखें सब में x 2 से भाग लग रहा है यानी 2 को कॉमन लगा लेते हैं तो x² प्लस x बचता है और अगर इसको भाग लगाते हैं तो 18 दूनी 36 गुने 182 बराबर 0 बचता है। आगे इस 2 को उधर भेजते हैं, आगे इधर देख लेते हैं तो x² हमारे पास बचता है x² प्लस x और माइनस में 182 और बराबर में 0 से भाग लगाने पर वापस से 0 हो जाएगा या बटे बराबर 0 कर सकते हैं।
और फिर से वही बात आता है गुणनखंड विधि से, तो इसमें कुछ नहीं, तो एक है, इसको एक को गुना करते हैं तो एक गुने 182 182 ही हो जाता है। और 182 को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो 2 से जाएगा, 9 दूनी 18 91, फिर 7 से लगाते हैं 63 91। अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 14 गुने 13, और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर करने के बाद 14 गुने 13 प्राप्त होता है, जो इस समीकरण पर यानी बीच वाले प्राप्त हो जाता है 14 में से घटा के। इसका मतलब है इसके फैक्टर कितना होंगे, 14 और 13। तो आगे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक 14x और फिर माइनस में 13x और फिर माइनस में 182 और जीरो भाग लगाएंगे वापस से जीरो। ये दोनों में अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बचता है, और माइनस 13 और x कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा, और 182 में अगर 13 भाग लगाएंगे तो 14 बार में चल जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। एक बार x प्लस 14 हो जाएगा, x प्लस 14 और फिर अगली हो जाएगा x माइनस 13 यानी 13 बराबर जीरो। x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और अगली हो जाएगा x माइनस 13 बराबर जीरो। तो अगर हम x बराबर देखते हैं तो हो जाता है -14 और x बराबर कितना हो जाएगा, +13। आपको फिर से बता दें कि प्रश्न में कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, तो कभी भी x का मान 14 -14 नहीं होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, +13। x का मान कितना हो जाएगा, +13। इसलिए आगे देखें, इसलिए लिख सकते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक जो है पूर्णांक x, और x बराबर कितना आ गया, 13। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो x में यानी 13 में एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से इस दोनों का आंसर, और ये दोनों पूर्णांक क्या है, 13 और 14 है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का 15वां प्रश्न, और इस टॉपिक का लघु उत्तरीय प्रश्न में जितने प्रश्न था लगभग करा दिए। तो ये अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो कहता है अन्य दोनों भुजा का मान ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं आधार, ऊंचाई जो है आधार से कम है। हमें अगर आधार पता हो जाए तो ऊंचाई को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आधार मान लेते हैं, माना आधार बराबर x। तो इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई अगर आधार को हम b से डिनोट करते हैं तो b बराबर कितना हो गया, x। और ऊंचाई, चूंकि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई ही लंब का काम करता है तो हम इसे p द्वारा सूचित करते हैं। आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने 7 सेंटीमीटर कम लिखा है। दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो दिया गया है कर्ण बराबर, और कर्ण को h से डिनोट करते हैं तो h बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम उस पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर में पी कितना है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। आगे लिखते हैं तो 169 हो जाता है। यहाँ एक स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2a और x, a की जगह x, b की जगह 7 तो 7 प्लस में x स्क्वायर। अगर और आगे देखते हैं तो इस 17 को उधर ले चल जाते हैं, 169 को, तो यहाँ जीरो बच जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 14x, और अच्छा सॉरी x और x स्क्वायर ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 169। इस 169 को हमने इधर लाया। बाकी अगर हम आगे सजाने के हिसाब से हम इसको ही पहले लिख लें तो आगे देख लेते हैं, तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर और माइनस 14x, और इनमें देखते हैं तो 149 में से 169 जाएगा तो बच जाएगा -120 बराबर जीरो। अगर इन सब में देखते हैं, इन सब में देखें तो 2 कॉमन है, तो हम 2 को निकाल लेते हैं। तो 2 को निकालते हैं तो हो जाता है x स्क्वायर और माइनस में 7x और माइनस में 60 बराबर में क्या होगा, जीरो। तो अगर हमें x स्क्वायर माइनस में, अगर हम इसको तोड़ना चाहें 7 को, तो 60 का 2 फैक्टर हमने लिखते हैं कि कितना कितना फैक्टर,
एक तो 15 चौके 60 होता है, एक 12 पच्चीस 60 होता है और एक 10 छक्के 60 होता है। इन्हीं तीन में से किसी एक से मान ही लेगा। ये दोनों को घटाने पर 11 आता है, जोड़ने पर 19 आता है। ये दोनों को घटाने पर 7 आता है। इसका मतलब यही वाला काम आएगा, 7 को तोड़ना था तो एक 12x में हो जाएगा और चूंकि माइनस में है तो प्लस माइनस एक होना चाहिए तो 5x हो जाएगा और माइनस 60 और बराबर इस 2 को इधर गुना में इधर आके भाग में बन जाएगा, यानी 2 बटे में। अगर हम इससे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पर से अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 बचे 60 हो जाएगा और भागा देंगे जीरो में 2 से तो 0 हो जाएगा। तो आगे ये दोनों देखो सेम टू सेम है तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 12 और इंटू में x प्लस 5 और बराबर में क्या होगा 0। तो अगर हम x माइनस 12 को देखते हैं तो बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर कितना होगा 12, तो आगे यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -5। जैसा कि आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज का भुजा कभी माइनस में नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला x का मान -5 नहीं होगा, x का मान कितना होगा 4 होगा। इसलिए आप कह सकते हैं, आगे देखिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आधार यानी p बराबर कितना है x और x बराबर कितना है 12, ये 12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी p की बात करें, ऊंचाई कितना था x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी 12 माइनस 7 तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाओं की लंबाई निकल गया। इस तरीके से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे बच्चे छोड़ आते हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।